हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक सिंह। आज हम जानेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इस आईएमएफ का गठन 27 दिसंबर 1945 को 74 साल पहले इसका गठन किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या रहा इस संगठन के बनाने का, इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का? तो इसका मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और व्यापार को सुविधाजनक बनाना। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो उसको आसानी हो व्यापार करने में, उसको सुविधाजनक बनाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और भुगतान की कठिनाइयों का अनुभव करने वाले सदस्य को संसाधन उपलब्ध कराना। जैसे एक देश में जैसे कोई व्यापार करता है, अपने मुद्राओं में वो जाता है, उन्हें जो दूसरा मर्चेंट होगा उसको अपनी मुद्रा में पैसे चाहिए, तो इन सब चीज़ों को यह आसान बनाने का काम आईएमएफ करता है। तो इस संगठन का जो हेड है, मतलब इसका कार्यालय है, जो इसका हेड ऑफिस है वो यूएस में है, वाशिंगटन डीसी में। अब तक आईएमएफ में 189 देश इसके सदस्य बन चुके हैं और इसकी आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी है। इसके सारे काम अंग्रेजी में ही होते हैं आईएमएफ के। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ के हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जिविया हैं और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, जो भारत से हैं। जो इसका मेन अंग है यानी इस बॉडी ऑफ गवर्नर है, जो ज़्यादातर महत्वपूर्ण फैसले बॉडी ऑफ गवर्नर्स ही लेते हैं आईएमएफ के। तो अब जानते हैं इतिहास, हिस्ट्री आईएमएफ के बारे में। तो मतलब इसका क्या इतिहास रहा है, क्या बनाने का कारण रहा है। तो आईएमएफ को मूल रूप से 1944 में ब्रिटेन वुड्स सिस्टम एक्सचेंज के समझौते के एक हिस्से के रूप में रखा गया है। 44 देशों के प्रतिनिधियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के आर्थिक आदेश की योजना तैयार करने के लिए ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में मुलाकात की। उनका लक्ष्य विनाशकारी नीतियों की पुनरावृत्ति से बचाना था, जो एक और संघर्ष को जन्म दे सकते थे। इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आईएमएफ बनाया। कभी भी आईएमएफ ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने और व्यापक रूप से साझा समृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेसिकली दूसरा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए आईएमएफ ये प्रयास करती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं हैं वो उनके मूल्य बरकरार रहें, उनके मुद्रा का अवमूल्यन ना हो, व्यापार आसानी से एक दूसरे देश किया जा सके। जब एक दूसरे से व्यापार होगा तो देश समृद्ध होगा, देश का विकास होगा, दूसरे देश से धन आएगा। और ये महामंदी में देशों ने अपनी असफल अर्थव्यवस्था को सुधारने के प्रयास में बाधाएं खड़ी की, जिससे राष्ट्रीय मुद्राओं का अवमूल्यन हुआ और विश्व व्यापार में गिरावट आई। बेसिकली जब महामंदी आई, रिसेशन आया, तो कई देशों ने व्यापार जो करते थे अपने जो असफल जो अर्थव्यवस्था उनकी गिर रही थी उसको सुधारने के लिए जो दूसरे देश से व्यापार करते थे उसमें ये बाधाएं खड़ी करने लगे, दूसरे देश से व्यापार ना कर सकें। तो इससे इनकी मुद्राओं में गिरावट आने लगी। अब संगठन की बात करते हैं आईएमएफ के। तो आईएमएफ ने निम्नलिखित तीन मुख्य संगठन हैं। जैसे एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। तो अब बात करते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, यानी शासकों की परिषद। इसमें बेसिकली 2 सदस्य होते हैं, प्रत्येक सदस्य के 2 गवर्नर अपने 2 गवर्नर की नियुक्ति करता है और इसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होती है। और यह बोर्ड ही यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही कार्यकारी निदेशक को चुनता है या नियुक्ति करता है। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यानी शासकों की परिषद का कार्य क्या है, ये करती क्या है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये अंग है आईएमएफ का। तो ये करती है कोटे में वृद्धि, विशेष आहरण यानी एसडीआर एलोकेशन करती है, और जो सदस्य चले गए हैं उनको उनकी वापसी जो करते हैं उनके लिए नियम बनाती है। समझौते और कानूनों के अनुच्छेदों में संशोधन। आईएमएफ जो है वो एक नियम के अनुसार ही काम करती है, उसके कुछ कानून होते हैं, तो उन कानूनों के अनुच्छेदों में संशोधन ये शासकों की परिषद यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही करती है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्त समिति और विकास समिति द्वारा सलाह दी जाती है। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्त समिति और विकास समिति द्वारा को सलाह दी जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय समिति में 24 सदस्य होते हैं
और जो वैश्विक तरलता और विकासशील देशों के हस्तांतरण पर नज़र रखते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय समिति में 24 सदस्य होते हैं, वे विकासशील देशों से जो पैसे का लेन देन होता है उस पर ये नज़र रखते हैं। और जो विकास समिति में है, इसमें 25 सदस्य होते हैं, जो विकासशील देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण विकास के मुद्दों और वित्तीय संसाधनों पर सलाह देते हैं। ये व्यापार और पर्यावरण मुद्दों पर भी सलाह देते हैं। और बोर्ड ऑफ गवर्नर है सीधे IMF के प्रबंध निदेशक यानी डायरेक्टर जनरल को रिपोर्ट देता है। अब आते हैं इसके सेकंड ऑर्गन पे यानी अंग पे, कार्यकारी परिषद है यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड। इसका काम कैसे होगा ये डिसाइड करता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। इसके 24 कार्यकारी निदेशक मिलकर कार्यकारी परिषद बनाते हैं। ठीक, 24 कार्यकारी निदेशक मिलकर एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाते हैं। ठीक, और कार्यकारी निदेशक भौगोलिक रूप से आधारित रोस्टर में सभी 189 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब एक निर्धारित हो गया है पहले से लिस्ट, और सबका कार्यकारी निदेशक उस हिसाब से सभी देशों के बनते हैं। बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का अपना कार्यकारी निदेशक होता है। जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जैसे अमेरिका, जापान और चाइना, तो इनके अपने अपने प्रतिनिधित्व होते हैं। और 7 देशों में प्रत्येक में एक कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब, किनके अपने अपने एक कार्यकारी निदेशक होते हैं। और शेष 17 निदेशक 2 से 23 देशों के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यह बोर्ड जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ये आमतौर पर प्रत्येक सप्ताह में कई बार बैठकें करता है, मिलता है। अब बोर्ड की सदस्यता और निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक 8 वर्षों में आवधिक समीक्षा के लिए निर्धारित किया जाता है। 8 वर्षों में उनकी सदस्यता और निर्वाचन क्षेत्र के लिए ये बार बार समीक्षा करता रहता है ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब बात करते हैं प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हैं। IMF का नेतृत्व एक प्रबंध निदेशक करता है जो कर्मचारियों का प्रमुख होता है। जैसे जो IMF का जो हेड ऑफिस है वो वाशिंगटन US में है, वाशिंगटन DC में, तो उसमें जो जितने कर्मचारी होते हैं उसका हेड जो मैनेजिंग डायरेक्टर ही हेड करता है उनको। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष रूप में जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अगस्त 2019 में IMF में प्रबंध निदेशक पद की आयु सीमा को हटा दिया। पहले IMF में 2019 से पहले ये था कि एक आयु सीमा निदेशक पद के लिए होती थी, प्रबंध निदेशक के लिए, कि 65 वर्ष के बाद वह पद पर नहीं बना रह सकता। लेकिन अभी ऐसी समय सीमा को ख़त्म कर दिया गया है। अब जानते हैं IMF की सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वोट देने की शक्ति, कि वोट से ही तय होता है IMF। तो IMF में मतदान शक्ति एक कोटा प्रणाली पर आधारित है। प्रत्येक सदस्य के पास कई मूल वोट होते हैं, मतलब जो ज़्यादा पैसा देगा तो उसके पास वोट देने की उतनी ज़्यादा शक्ति होगी, उसके वोट के अधिकार उतने ज़्यादा होंगे। विशेष आहरण अधिकार IMF के खाते की एक इकाई और मुद्रा दावे का प्रतिनिधित्व करता है। जिसके पास SDR वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा प्रतिनिधित्व IMF में करेगा। यह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित है। बुनियादी छोटे देशों के पक्ष में थोड़ा पूर्वाग्रह पैदा करते हैं, लेकिन SDR द्वारा निर्धारित अतिरिक्त वोट इस पूर्वाग्रह को पछाड़ देते हैं। तो एक पैमाना तय किया गया है जिससे इनके वोट हैं तो वो इतने पैसे या इतने जितना उनका IMF द्वारा तय किया जाता है उतना देने पर एक अतिरिक्त वोट बढ़ जाता है। अब जानते हैं कोटा प्रणाली का प्रभाव क्या है। IMF कोटा प्रणाली ऋण के लिए धन जुटाने के लिए बनाई गई थी। बेसिकली IMF सदस्य देशों से ऋण प्राप्त करने के लिए कोटा प्रणाली बनाई गई थी। तो प्रत्येक IMF सदस्य देश का एक कोटा या योगदान सौंपा जाता है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश के सापेक्ष आकार को दर्शाता है। जो देश जिसकी GDP जितनी ग्रोथ करेगी वो उतना ज़्यादा ही इस कोटा प्रणाली के द्वारा IMF को धन देता है। इस प्रकार सदस्य सरकारों के वित्तीय योगदान संगठन में मतदान शक्ति से जुड़े होते हैं। अब जानते हैं IMF के कार्य, बेसिकली इसके फंक्शंस क्या हैं। तो यह वैश्विक विकास और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। यह नीतिगत सलाह प्रदान करने और विकासशील राष्ट्रों के साथ काम करके सदस्यों को वित्तीय पोषण करके उन्हें व्यापक आर्थिक स्थिरता प्रदान करने और गरीबी को कम करने में मदद करता है।
अब इसके ये कार्य हर वैश्विक अर्थव्यवस्था की निगरानी करना है, यानी दुनिया भर की जितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका ये अध्ययन करता है। तो IMF को अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली की देख रेख करना और अपने सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों को निगरानी करना, और इस गतिविधि को निगरानी के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की यह सुविधा देता है। तो धन्यवाद।